प्यारे साथियों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित ये हमारा क्लास फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित ये क्लास फर्स्ट हम आपको दे रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 18 नवंबर 2012 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में ये दिया था कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। आंसर था कि पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय या वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय या प्रश्न का कठिनाई स्तर। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हमारे पास में। देखिए आंसर हमारे पास में होगा कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए, यानी आंसर हमारा डी सही है। यानी विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श जो है प्रतीक्षा और समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। आंसर दिए हुए थे निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, देखिए हमारे पास में आंसर हो जाएगा डी हमारा कि उच्च स्तरीय अपसारी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमें एक उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की आवश्यकता है, ताकि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों के शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों के कार्यप्रणालियों को रचनात्मक ढंग से संचालित कर सकें तथा उसमें आने वाले व्यवधानों को अपनी बुद्धि विवेक के सामर्थ्य के रूप में से उसको दूर कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, इसका आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सीखने आगे डैश आ गया, आकलन और अनुदेशन के बीच में फिर एक खाली स्थान आ गया कि दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। और उसमें का या अंतर आएगा, का या भिन्नता आएगा, के लिए या संबंधों में ये, या के लिए या अंतर हमारे पास में आएगा। तो देखिए हमारे पास में आंसर हो जाता है सी सही हो जाता है कि सीखने के लिए आकलन, यानी यहाँ क्या आएगा सीखने यहाँ पर आएगा के लिए, सीखने के लिए आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना होता है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। यह खास तौर पर शिक्षक द्वारा दी जाती है। इसलिए सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच जो है संबंधों में क्या होना चाहिए, दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया हमारे पास में सी पार्ट, इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। देखिए सभी क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं वो हम आपको CTET 18 नवंबर 2012 का पेपर करा रहे हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके सामने है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, आंसर नंबर 1 था का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, या पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, या बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। देखिए हमारे पास में डी इसका एक आंसर हो जाएगा कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह के बालक को आंतरिक प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है
ये कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है डैश आ गया बीच में के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत या एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो है आता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक का अर्थ इस योजना में छात्रों की बुद्धि और विकास के शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियों अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत, जो कि बुद्धि को भी परिभाषित कर पाती है, यह व्यापक शब्द का सार्थक नहीं करती है। ठीक है, तो इसका ए पार्ट सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण, आगे खालिस्तान आ गया, रूपांतरित या को शुद्ध करता है, परिभाषित या को कम प्रभावित करता है, व्याख्याकित या पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, या निर्मित पर प्रभाव डालता है। यानी यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा। देखिए आंसर हमारा ए सही हो जाएगा कि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, ये कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं, और यह सीखने के वातावरण को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो आंसर हमारा ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। देखिए ये कहता है कि सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता है, या बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति है, या चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति है, या असफलता से बचने की प्रवृत्ति है। ये उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में बता रहा है। आंसर हो जाएगा हमारे पास में क्या, सी आंसर हो जाएगा कि उपलब्धि व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। इस अभिप्रेरणा से व्यक्ति में चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति जो है वो विकसित हो जाती है। इसलिए हमारा सी आंसर इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं 18 नवंबर 2012 CTET में जो पूछे गए CD पे क्वेश्चन थे, वो हम आपको करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि क्या ये पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में से भी होती हैं। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, या लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, या लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। ठीक है, देखिए आंसर हमारे पास में ए हो जाता है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। यानी विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों को नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़े रिकॉर्ड करवाते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश आ गया का एक सशक्त साधन है। क्या है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, या अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, या सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, या शिक्षकों के भार को हल्का करना। ठीक है, शिक्षकों के भार को हल्का करना। आंसर हो जाता है हमारे पास में सी हो जाता है कि CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना
गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो था डैश परीक्षण का उदाहरण है। असमूह बुद्धि लब्धांक व्यक्तित्व का उदाहरण है, या मौखिक बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है, या संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण हमारे पास में है। देखिए आंसर हो जाता है हमारे पास में डी कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण कहा जाता है। आंसर डी हमारा जो है वो एक राइट आंसर हो जाता है। ये सभी प्रश्न आपको सीटेट 18 नवंबर 2012 के पूछे गए प्रश्न हैं, जो CDP से पूछे गए हमारे पास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न में रहते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। देखो पहला है कि योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान हमारे पास। देखिए क्या होगा कि ए पार्ट हमारे पास योजना की दृढ़ता, यानी योजना की दृढ़ता जो सिद्धांत है वो पाठ्य योजना में शामिल नहीं होता है और सभी पाठ्य योजना में शामिल होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। पहला आंसर दिया हुआ था केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। या दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर बी हो जाता है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 से अनिवार्य शब्द का ये अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। क्लियर हो। क्वेश्चन 18 नवंबर 2012 से जो पूछे गए थे सीटेट पेपर के अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से, हम आपको करा रहे हैं 2012 का पेपर। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल। जो मेरे प्यारे दोस्त चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहता है, ये कहता है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन 2012 में आया था कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, या स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, या अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता हो। ठीक है, देखिए हमारे पास में आंसर इसका डी हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है कि अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का अर्थ हो गया कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता हो। ठीक है, इसलिए हमारे पास अधिगमकर्ता का स्वयं जो नियमन हुआ वो कहा जाएगा कि अपने सीखने का स्वयं जो है हमारे पास में अनुवीक्षण करने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैडम चाय खाती है वाक्य कैसा है। मैडम चाय खाती है। ठीक है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, या अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, या वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये गलत लिखा हुआ है। देखिए हमारे पास में
सी आंसर सही होगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये क्या है, गलत है। यानी मैडम चाय खाती है, यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, परंतु अर्थ विज्ञान की दृष्टि से वाक्य मैडम चाय पीती है होना चाहिए। क्या चाहिए, मैडम चाय पीती है होना चाहिए। क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है? 15वां प्रश्न हमारे पास में किस प्रकार से कहता है? कहता है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग या विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना या अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। ठीक है, हमारे पास में आंसर हो जाता है ए आंसर, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी इसके फोल्डिंग का अर्थ है मचाना, बनाना। ठीक है, यह नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है और जिससे वयस्क बच्चे को सीखने में क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। क्या मिलता है, सीखने में बच्चे को सहयोग प्राप्त होता है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 में। ये कहते हैं एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत के द्वारा, पुनर्वर्लित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, पुनर्वर्लित आकस्मिकताओं का सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। देखिए हमारे पास में आंसर बन जाता है डी, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया, यह मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत को सिद्ध करता है। इसके अनुसार दैहिक मांगों को व्यक्ति अपने ऊपर रखता है, जिसमें भोजन, पानी आदि आते हैं। इसके बाद अन्य मांगों जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सामान्य मांग या अनुभूतित मांग आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है क्या करता है, घटाता है। दोनों में घटाता है, घटाता है प्रभावित नहीं करता है, बढ़ाता है या घटाता है, बढ़ाता है या दोनों में बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाता है, बी आंसर हो जाता है। यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। क्लियर? तो आंसर हमारा बी जो है इसका राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जॉन ड्यू द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है? जॉन ड्यू द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर हो जाता है डी, प्रगतिशील विद्यालय। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। इसके अनुसार इस तरह की विद्यालय में प्रयोगों के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा तथा लैब के माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है डी, प्रगतिशील विद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? देखिए ए पार्ट दिया हुआ है कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण या व्यक्तिकता और विनिमय, व्यक्तिकता और विनिमय। अच्छे नंबर सी पार्ट है अच्छे अंतर्व्यक्तित्व संबंध या डी है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। अब इसमें से कोई दो पार्ट सही हैं, वो कौन से दो पार्ट हो सकते हैं? देखिए हमारा ए पार्ट सही है, यानी ए और बी, ये जो दोनों पार्ट है ए और बी, यानी कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं,
इस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित निर्णय लेते हैं, उनमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता और व्यक्तिगतता तथा विनिमय की उनके अंदर भावना भी होती है। तो ए और बी दोनों पार्ट सही हैं, तो पहला आंसर ए और बी ये राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बी से क्वेश्चन में। ये कहता है एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। यह शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति यानी एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि दादा आया है की जगह आप पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, आपके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, यानी आप एक शिक्षक होने के नाते उस बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आपके वाक्य कैसा होना चाहिए था, आपको कैसा बोलना चाहिए था हमारे पास। देखिए सी आंसर सही आंसर हो जाता है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वे शिक्षक के सही गलत सभी तरीकों का अनुकरण करते हैं। शिक्षक होने के कारण अभिभावकों के प्रति सम्माननीय शब्दावली का प्रयोग करना आपका एक उत्तरदायित्व है। अतः आप कहेंगे अच्छा आपके दादाजी आए हैं। अच्छा आपके दादाजी आए हैं, तो ये एक सही आंसर होगा। फिर प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम श्री यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कहा गया है, पहले कुछ खाली स्थान दिखा रखा है, के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। प्रश्न जो कराए जा रहे हैं 18 नवंबर 2012 CTET के CGP के क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पैडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर में क्या दिया था कि यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के प्रति प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है या यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। देखिए आंसर हमारा बी हो जाएगा, जैसे लिखा है कि यह व्यवहार की क्या करता है व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के प्रति प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। ओके, इस प्रकार से इसका बी आंसर हमारा सही आंसर बन जाता है। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, आगे बीच में खाली स्थान आ गया, का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए शिक्षक के लिए? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस पर उसे, मतलब इसका सही आंसर हमारे पास जो हो जाता है वो डी आंसर सही हो जाता है, विकासात्मक अवस्थाएं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं 18 नवंबर 2012 में जो CTET का पेपर आया था उसके CDP से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिभाशाली बच्चे। अब प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में 4 बातें बताइए। कौन से होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे? बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। इसके हिसाब से प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। या और क्या हो सकते हैं कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः
अच्छा निष्पादन करते हैं, वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। या सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, क्या वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे? या अगला पॉइंट क्या है कि सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। देखिए हमारे पास आंसर होता है ए, पहला ही आंसर था कि प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही हो जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? संकल्पनाओं की व्यवस्थिति प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किसी सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति जो है विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला है कि विकास के परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है, विकास के परिमाण स्वरूप उसमें वृद्धि होती है, या विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर हमारा डी सही हो जाता है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है और सिद्धांत से संबंधित भी होता है। क्लियर हुआ? ये हमारा 24वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन को चढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हो गई जी? पहला ये पार्ट था अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, पहला आंसर। दूसरा क्या कहता है कि जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हो गया, या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किस प्रकार से प्रभावित हुआ है? ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हो गया सी पार्ट, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो गया। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बारे में कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। क्लियर? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है, ये कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक्सन के द्वारा किया गया, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया, या बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया, या चार्ल्स ड्यूवी के द्वारा किया गया? देखिए ये सभी प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं 18 नवंबर 2012 के सीटेट पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम प्रश्न आप लोगों के साथ करा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाता है डी पार्ट, जॉन डीवी के द्वारा। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है जॉन डीवी द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया था। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सीलरेशन का अर्थ क्या है? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना चाहिए, या आकलन की प्रतिभा का संवर्धन करना चाहिए, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना चाहिए, या शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना है, या सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को क्या बढ़ाना चाहिए? हमारे पास में देखिए ए पार्ट हमारा सही आंसर हो जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का जो अर्थ बनता है वो बनता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के समर्थन का अर्थ ऐसे विद्यार्थी को प्रारंभ से ही तीव्र गति से शैक्षिक प्रक्रिया से गुजारना है जिसे विद्यालयों में जल्दी प्रवेश दिलाकर तथा तीव्र गति से
विद्यालय शिक्षा समाप्त करके बालकों की प्रतिभा का विकास किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले स्तर पर प्रोन्नत कर उनके शैक्षिक गति को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। तीव्रता प्रदान की जा सकती है। आंसर हुआ ए हमारा राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चे के साथ मित्र व्यवहार से व्यवहार करना चाहिए, या ऐसे बच्चे को गृह कार्य देना चाहिए, कम गृह कार्य देना चाहिए, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। देखिए आंसर हमारे पास बी सही हो जाता है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एकल अभिभावक का उनकी योग्यता, क्षमता तथा बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर हमारे पास क्या हुआ? आंसर हमारा बी सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है कि अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, ये हो सकती है। या दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, ये हो सकती है। या 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना हो सकती है। या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना हो सकती है। हमारे पास बी आंसर सही हो जाएगा कि प्रतिभाशाली छात्र में दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। मौलिक नाटक लिखना गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो है मौलिक चिंतन, सृजनात्मकता आदि गुणों का संयोजन हो जाता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला है शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। ठीक है, हमारा आंसर बन जाता है ए शल्य चिकित्सक। शरीर गतिक बुद्धि से तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता से होता है। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा हो सकती है। क्लियर? तो हमारा ए आंसर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नहीं हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।